वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात करते हैं बलूचिस्तान के हवाले से। इस वक्त जो खबरों में गर्दिश कर रही है, अहम बात अनाउंसमेंट हुई है जी कि बलूचिस्तान की हुकूमत इस वक्त फैसला कर रही है कि 3 नए अजला बनाए जाएंगे बलूचिस्तान में, जिसमें शामिल है जी हब, करीजत और ओस्ता मोहम्मद। और इसके बाद ये 3 अजला बनाने के बाद बलूचिस्तान के टोटल डिस्ट्रिक्ट्स का नंबर हो जाएगा 37। इसके अलावा मुख्तलिफ तरक्याती इंतजामात और उमूर के हवाले से भी बहुत सारी अनाउंसमेंट्स हुई है। आइए जरा इस पे गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फरा अजीम साहिबा, जो कि स्पोक्स पर्सन हैं फॉर द बलूचिस्तान गवर्नमेंट। अस्सलाम वालेकुम फरा। वालेकुम सलाम। फरा, मुझे बताइए सबसे पहले जो ये 3 नए अजला बनाने का फैसला किया गया है, इसकी बैकग्राउंड क्या है और उसके बाद इंतजामी उमूर में क्या मदद मिलती है, किस तरह सूरत हाल बेहतर होती है? जी, ये 3 जो है डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया है एरिया को, जिसमें उसका मोहम्मद है, कारिदास है और हब है। जी, पहले जो था वो हब से है, वो नसीला के अंदर आता था, और इसके साथ साथ उसका मोहम्मद जो है वो नसीराबाद के अंदर आता था, और इसी तरीके से कारिदास जो है वो तहसील के अंदर आता था। जी, अब देखिए जब न्यू डिस्ट्रिक्ट हमारे बनेंगे तो इससे बहुत ज्यादा फवाइद मिलेंगे आम आवाम को। जी, अब जब नया डिस्ट्रिक्ट बनेगा तो उसमें आपका जो कमिश्नर ऑफिस है, डीसी ऑफिस है, डीपीओ ऑफिस है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो वहाँ पर खुलेंगे। और इसी तरीके से अब जब डीसी वहाँ पर बैठेगा तो लोगों के जो इश्यूज हैं लोकल लेवल पर, फिर रेवेन्यू से रिलेटेड और भी जो रोजमर्रा के इश्यूज हैं वो अपने घर के करीब उनको हल होते हुए मिलेंगे। बिल्कुल सही। फरा, मुझे बताइएगा कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त बात की जा रही है कि जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट के हों या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हों, बढ़ती हुई महंगाई के पेश नजर उनके इखराजात, उनके एक्सपेंडिचर्स में कमी की जाए, खुसूसन जो उनको फ्यूल यानी पेट्रोल की मराद दी जाती है उसमें कमी की जाए। इसी हवाले से जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस ने यह जिक्र किया कि 3 नए अजला बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में जो कैबिनेट मेंबर्स हैं उनके इखराजात में सिर्फ फ्यूल ही नहीं, ओवरऑल 50% की कटौती की जा रही है। आप समझती हैं कि दिस विल गो अ लॉन्ग वे इन इम्प्रूविंग द मैटर्स इन बलूचिस्तान? अभी कल माह हुए हैं हमारी गवर्नमेंट को अपनी जिम्मेदारियां संभालते हुए, और जिस तरीके से हमारे चीफ मिनिस्टर विजनरी लीडर मैं यहाँ कहूँगी एंड ऑफ टू हिम कि उन्होंने इतने अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं सूबे की भलाई के लिए, आवाम की भलाई के लिए, और ये फैसला बलूचिस्तान की कैबिनेट ने कर दिया है, इसको फाइनलाइज कर दिया गया है कि जितने भी मराद हैं कैबिनेट से, पार्लियामेंटेरियन से, वो 50% जो है ऑफ खत्म कर दिए जाएंगे, चाहे वो फ्यूल हो चाहे वो कोई और मराज हो। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। इसीलिए आपसे सिद्रा में आपको वो जो इजलास के हवाले से आपने मुझसे क्वेश्चन किया था वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया था। जी जी, मैं उसमें कुछ एड ऑन करना चाहूंगी। जैसे मैं आपको बता रही थी कि वहाँ पर डीसी ऑफिस, डीपीओ ऑफिस, सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट, एजुकेशन ऑफिस होगा, और इसी तरीके से बाकी डिपार्टमेंट जब वहाँ पर होंगे, इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन का ऑफिस वहाँ पर बनेगा, पासपोर्ट ऑफिस वहाँ पर बनेगा। लोगों को सहूलत के साथ साथ रोजगार भी मुहैया होगी। बिल्कुल सही फरा, लेकिन इसकी एक रिदम एंड राइम होती है ना। हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ मजीद डिटेल्स आए। ये जो 3 नए अजला बनाए गए हैं, अगर इसकी मैं मजमूई आबादी की बात करूं, आपने जिस तरह खुद कहा कि अब इन नए तीनों अजला में इस तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, इसके डायरेक्ट बेनिफिशरीज कितने बनते हैं, यानी इन 3 अजला की मजमूई आबादी क्या है? देखिए, एग्जैक्ट आबादी में इस वक्त आपको कोट नहीं कर सकती, लेकिन अगर टोटल आबादी आप मुझसे पूछते हैं कि बलूचिस्तान की पूरे बलूचिस्तान रस्ते के लिहाज से तो हमारा सूबा सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, 43% ऑफ द पाकिस्तान, और इसके साथ साथ जो हमारी आबादी है वो 1,20,30,00,000 इस तरीके से जो अभी तक की हमारे सेंसस हैं उसके मुताबिक।
बिल्कुल, लेकिन इस तरह का कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला अमूमी तौर पे वहाँ की आबादी और उसके जो टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशरीज उनको देख के किया जाता है। दूसरा मुझे बताइएगा, इसी प्रेशर में बात की गई, हमेशा हर हुकूमत के सामने जो ऑफिसर्स हैं उनकी तकर्रियों का मामला बड़ा अहम होता है। इस वक्त तकरीबन 361 लोगों की जो तकर्री थी, यानी वो एक तरह से सस्पेंडेड थे, उनको दोबारा तौर पे रीइंस्टेट कर रही है द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। इस हवाले से आप क्या कहेंगी, क्या ये मामला पॉलिटिसाइज हो जाएगा? ये जो 361 तकर्रियां हैं, इसके बारे में कुछ हमें बताइए। ये मैं आपको बताऊं कि बलूचिस्तान में बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट थे जहां पर जो लोग जॉबलेस थे, ऑफकोर्स उनकी बड़े मसाइल थे जॉब के हवाले से, लेकिन जैसे ही मौजूदा हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारियां संभाली, जहां CNW का भी मैं जिक्र करूंगी कि 361 मुलाजिमीन बरतरफ थे, उनको बहाल किया गया है। और देखिए, ये मौजूदा हुकूमत की प्रायोरिटीज में से, तरजीहात से हमने ये चीज रखी हुई है। आपको पता है, रोजगार का बहुत बड़ा मसला है, वो तो पूरे पाकिस्तान में ही मसला है, और फिर बलूचिस्तान जो है वहां पर तो अंडर डेवलपमेंट के बहुत सारे मसाइल हैं, और इसी तरीके से रोजगार के बहुत से मसाइल हैं। लेकिन अब चीफ मिनिस्टर ने इससे इनिशिएटिव भी लिए, हमारे आने वाले बजट में भी, बल्कि इस हवाले से बहुत से ऐसे प्लान्स हैं कि रोजगार के मौके अपने आवाम के लिए ज्यादा से ज्यादा मुहैया किए जाएं। और इसी तरीके से जिस तरीके से ये जो बरतरफ मुलाजिमीन थे, इनकी बहाली है, ये बड़ी खुश आइन है। और यहाँ पे मैं एक और बात फिजरा ये करती चलूँ, देखिए बलूचिस्तान का जो शेयर है हमारे बजट में, फेडरल बजट में, आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इसको रिव्यू करें, क्योंकि बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं वो अंडर डेवलपमेंट होने की वजह से है, वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। अगर आपने बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का फ्यूचर है, और अगर आपने बलूचिस्तान को बाकी सूबों के बराबर लेके आना है तो बलूचिस्तान को खास तवज्जो की जरूरत है। इसको इग्नोर करने से या निगलेक्ट करने से मामला मजीद खराब हो सकते हैं। तो बलूचिस्तान पे ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दी जाए, बजट में इसका शेयर बढ़ाया जाए। हम चाहते हैं, आप देखिए कि हम कहते हैं, एक मैं सवाल करना चाहूंगी कि जब भी हम गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, आपने सही कहा कि जो बरतरफ जिनको लोगों को किया गया उनको रीइंस्टेट करना, उनकी बहाली, क्योंकि उनकी जब तक अपनी रोजगार, उनकी अपनी पोजीशंस में स्टेबिलिटी नहीं होगी, बेयकीनी की कैफियत होगी, तो कोई भी फैसले करना मुश्किल है। लेकिन अक्सर ये बात की जाती है, खुसूसन बलूचिस्तान और सिंध के तनाजुर में, कि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी काम करना बहुत जरूरी है। आप क्या समझती हैं कि आने वाले बजट में जो स्टाफर्स हैं, जो लोग हैं, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कितना बजट मुख्तस किया जाएगा? काफी तवज्जो दी जा रही है, और ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन यहाँ पर किया है कि कैपेसिटी बिल्डिंग पे तवज्जो बहुत जरूरी है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि देखिए, इस किस्म की जो अफवाहें होती हैं या बातें होती हैं, ये ग्राउंड रियलिटी से बहुत चेंज होती हैं चीजें। तो अब मौजूदा हुकूमत की बिल्कुल प्लान में ये बात शामिल है। इधर मैं आपको 2-3 जल्दी इनिशिएटिव जो हमने अभी आने वाले बजट से लिए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और अपनी यूथ को स्किल्स करने के लिए, और इसके साथ साथ आपको पता है कि हमारे पानी, पीने के पानी के बहुत मसाइल हैं बलूचिस्तान में। तो इस हवाले से भी हमने बहुत ज्यादा जो बजट है वो चीफ मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन पर मकसद। फरा, आप बिल्कुल सही कह रही है, बल्कि हमारे पास जो इतलात हैं कि तकरीबन 177 कम्युनिटी वाटर सप्लाई स्कीम्स जो क्वेटा में हैं उसको वासा यानी वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी को दिया गया है। अब इसकी ट्रांसपेरेंसी और ऑस्टेरिटी के अलावा मुझे बताइएगा, ये जो 177 स्कीम्स हैं ये कब तक फाल हो जाएंगी? एंड अगेन इसके लिए वही सवाल कि कितने लोग इससे मुस्तफीद होंगे? मैं आपको ये बताऊं कि इससे काफी हद तक जो है वो लोग मुस्तफीद होंगे। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह P2 का आपके सामने वाकया हुआ था, और वहां पर भी पिछली गवर्नमेंट की नालायकी मैं इसको कहूंगी कि उसकी वजह से जो वाटर सप्लाई स्कीम थी वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो सकी। लेकिन अभी ये जो कपल ऑफ डेज अगो हमारी कैबिनेट की मीटिंग हुई है, इससे सख्ती से चीफ मिनिस्टर ने ये इनिशिएटिव लिया है कि ये जो सेहत की सहूलतें हैं, एजुकेशन के हवाले से जो इनिशिएटिव है, या पानी
پینے کے پانی یا بنیادی سہولتوں کے حوالے سے جو بھی بجٹ مختص کیا جائے گا اس کو جلد سے جلد یوٹیلائز کیا جائے گا تاکہ اس کے ریزلٹ جتنی جلد ہو سکے عوام تک پہنچ سکے. مجھے بتائیے یہ پانی کی اتنی قلت کی وجہ کیا ہے؟ خشک سالی کے حوالے سے ہم اکثر سنتے ہیں، پھر یکایک ہم دیکھتے ہیں کہ سیلابی صورتحال ہو جاتی ہے جب بہت بارش ہوتی ہے. آپ کے خیال میں اس کا میڈیم ٹرم لانگ ٹرم سولوشن کیا ہے؟ کیا ہم رین واٹر ہارویسٹنگ کی طرف جا سکتے ہیں؟ کیا کوئی چھوٹے ڈیمز بنانے کی بات کی جا رہی ہے؟ اس حوالے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا فرا. پانی کا تو آپ کو پتا ہے کہ ایسا مسئلہ ہے کہ پوری دنیا ہی اس کو فیس کر رہی ہے. جیسے ویدر چینجز بھی آ رہے ہیں، انوائرمنٹل چینجز بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس حوالے سے پھر گلیشیئرز کا ہمارا علیحدہ مسئلہ آ جاتا ہے. تو پانی کے مسائل پوری دنیا میں ہیں. اسی طریقے سے ہمارے پاکستان میں بھی بہت زیادہ مسائل ہیں اور پھر بلوچستان میں. لیکن بلوچستان میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اس کا رگڈ بیوٹی، وہاں پر پہاڑی علاقے ہیں تو زیادہ سے زیادہ گرینری کی ہمیں ضرورت ہے. ابھی چیف منسٹر کی انسٹرکشن سے وہاں پر زیادہ سے زیادہ جو درخت ہیں وہ لگوائے جا رہے ہیں اور یہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان میں ایک چینج آئے گا. اور ڈیم کی جہاں تک آپ نے بات کی، بالکل ہم کالا باغ ڈیم کے بھی حق میں ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسے ایک پولیٹیکل ایشو بنا کر اس کو آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی فرا. وی وڈ ریئلی وانٹ ٹو سی کانکریٹ پلانز موونگ فارورڈ ان دیز ڈومینز. لیکن مجھے بتائیے گا کہ اور جہاں دوسرے میجرز لیے گئے، یہ بھی کہا گیا کہ پینشنرز کی جو پینشن ہے اس میں 10% کٹوتی کی جا رہی ہے. اس پہ کیا رد عمل آیا ہے آپ کے پاس ایکس سول سرونٹس کی طرف سے؟ اچھا، جہاں تک میرے علم میں ہے یہ جو پینشن ہے اس کو تو 10% بڑھایا گیا ہے. ہماری جو کیبنٹ ہے، جی بالکل 10% پینشن جو ہے وہ بڑھائی گئی ہے. اور جو ہمارے باقی گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کی تنخواہوں میں جو اضافہ ہوگا وہ دیکھا جائے گا کہ فیڈرل میں اس سے کیا انیشیٹو لیا جاتا ہے. تو اسی حوالے سے پھر جو پروونشل حکومت. اچھا، مجھے ایک آخری سوال آپ سے یہ بھی کرنا ہے. یہ تو پوری سیاسی اور گورننس ریلیٹڈ ایشو ہو گئے. فرا، جو صورتحال ہے، یہ آخری سال ہے پروبیبلی آف دس پریزنٹ گورنمنٹ، تو آنے والے ٹرم میں آپ کیا دیکھ رہی ہیں اور سیاسی صورتحال اس وقت بلوچستان کی کیا ہے؟ آپ سمجھتی ہیں کہ گہما گہمی دوبارہ شروع ہو گئی ہے؟ 3 نئے اضلاع تو بن گئے ہیں. سیاسی سرگرمیاں کس طرح آگے بڑھ رہی ہیں؟ دیکھیے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان دا ہسٹری آف بلوچستان ایسا چیف منسٹر میں نہیں سمجھتی کہ کسی نے دیکھا ہوگا کہ جو میر عبدالقدوس بزنجو کی شکل میں بلوچستان کو ملا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں سے عدم اعتماد جس طریقے سے لائی گئی اور اس کے فوراً بعد جب پریس کانفرنس کی چیف منسٹر نے، وہ ہمیشہ سے چاہے ہمارے ناراض بلوچ ہیں، چاہے ہمارے اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یا اپوزیشن ہے، وہ ہمیشہ بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ہمیشہ لوگوں کو یہی دعوت دیتے ہیں کہ سب آئیں، اکٹھے ہو جائیں ایک پیج پر تاکہ ہم صرف اور صرف بلوچستان اور بلوچستان کی عوام کی ترقی کے بارے میں فیصلے کریں. اور یہی کوشش ہے موجودہ حکومت کی اور اس سلسلے میں میٹنگز وغیرہ جو ہیں وہ بھی شروع ہو چکی. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ. فرا عظیم ہمارے ساتھ موجود تھیں. اور یہاں جب ہم بلوچستان کا آف کورس آئی ایم آلسو تھنکنگ اباؤٹ گوادر. کل آپ کو بتاتے چلیں کہ پوری دنیا میں ورلڈ اوشن ڈے کے طور میں منایا جاتا ہے اور منسٹری آف میری ٹائم افیئرز اور اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ بینک کے شراکت سے کل ایک بہت بڑا سیمینار کیا گیا اور بلو اکانومی ڈیولپمنٹ فریم ورک کا ایک طرح سے احاطہ کھینچا گیا. اس میں میں نے دیکھا کہ انٹرنیشنلی بہت سارے ایکسپرٹس اور ہمارے تمام لوکل اسٹیک ہولڈرز نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، جس میں PNSC شامل ہے، پورٹ قاسم شامل ہے اور یقیناً کراچی پورٹ اتھارٹی، کراچی پورٹ ٹرسٹ بھی اس میں شامل ہے. اس میں اہم بات کیا کی جا رہی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں تقریباً اس وقت اگر ہم گلوبلی دیکھتے ہیں تو دنیا کی 5 سے 7% جو GDP ہے، جو گلوبل ارننگز ہے، وہ اوشنز پہ یا پھر مادی زندگی، آبی زندگی پہ اس کا دار و مدار ہے، جس میں میری ٹائم ایکوا کلچر شامل ہے اور اس کے علاوہ یقیناً اس میں فشریز شامل ہیں. لیکن پوری دنیا میں ہم نے اپنے اوشنز کو نہ صرف پولیوٹ کیا ہے بلکہ ساتھ ساتھ وہ اوور فش بھی ہیں. تو ہمیں ایک انٹیگریٹڈ سسٹینیبل اپروچ کی ضرورت ہے. جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے یہ جو سمندر ہیں یہ یقیناً ہمارے لیے روزگار مہیا کرتے ہیں ایک بہت بڑی آبادی کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کھانے پینے کی اشیاء ملتی ہیں، یعنی اس سے آپ کا ایک فوڈ سورس بھی ہے. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے تقریباً 30% جو دنیا کی کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ بھی یہی سمندر اپنے اندر ضم کر لیتے ہیں. تو ہماری زندگی کے لیے، ہماری بقا کے لیے سمندر کی بہت اہمیت ہے. اس کے علاوہ ایک اندازے کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ آنے والے 20 سالوں میں، یعنی 2010 سے لے کے 2030 تک جو سمندر کی ایکٹیویٹیز سے جڑی فشری
फिशरीज, एक्वाकल्चर से जो जुड़े हुए रोजगार हैं, उसमें तकरीबन 120% तक बढ़ोतरी होगी। और पाकिस्तान में भी 10 से 12% जो आपकी GMP है, यानी ग्रॉस मरीन प्रोडक्ट, एक कहा जाता है कि आपकी जो मुल्क की अर्निंग है उसके अंदर देखना यह है कि अगर आप एक मैरीटाइम नेशन हैं तो आप किस तरह उससे फायदा उठा रहे हैं। हमारे सामने बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं जी। इंडोनेशिया एक जबरदस्त मिसाल है, इसके अलावा सेशल्स एक जबरदस्त मिसाल है, जिसको ये नहीं देखना चाहिए कि इट्स अ स्मॉल आइलैंड, बल्कि इट इज अ बिग ओशन नेशन। पाकिस्तान ब्लू इकोनॉमी के हवाले से क्या कुछ कर सकता है, इसके बारे में मैंने कुछ पोस्ट की हैं, यू कैन चेक इट आउट ऑन माई लिंक्डइन। अभी लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।